रिकॉर्डिंग पे। चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे अलग अलग चीज़ें फंक्शंस की कि भाई कैसे हम लोग उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर कौन कौन से टॉपिक हमारे उस यूनिट में रिमेनिंग रह गए हैं। तो एक बार तो मैं पहले आपको वो टॉपिक बता दूं जो जो रिमेन रह गए हैं, फिर उसके बाद हम लोग उन पर बात कर लेते हैं। ये देखो, इस सिलेबस में ये जो फोर्थ यूनिट चल रही है हमारी, अब ये जो फोर्थ यूनिट है ये वाली, इस फोर्थ यूनिट में एसोसिएटिव मैपिंग, इनवर्स मैपिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शंस, रिकर्जन, लीनियर रिकर्जन रिलेशन और नॉन होमोजेनियस रिलेशन, ये 6 टॉपिक हमारे रह गए हैं। ये 6 टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होंगे तो हमारी जो फोर्थ वाली यूनिट है, ये फोर्थ वाली यूनिट भी ओवर हो जाएगी। ठीक है, हाँ कर रहा हूँ। 6 टॉपिक के बाद ये फोर्थ यूनिट भी ओवर हो जाएगी। फिर हम लोग ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट का, फिर इसको सॉल्व करेंगे। और ये जो कोड्स हैं, ये कोड्स हम लोग वैसे ही बीसीए में नंबर सिस्टम के साथ पढ़ ही रहे हैं, तो आपकी ये 1 2 3 4 ये 4 यूनिट एक साथ में खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वही कर रहे हैं एसोसिएटिव मैपिंग। मैपिंग क्या होती है मैंने कल बता दिया था। किसी भी फंक्शन में अगर हम लोग कनेक्टिविटी रखते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, मैपिंग होती है। अब समझो, अब हम लोगों को बात करना है नेट नहीं आता सर, तो जियो फाइबर की अप्लाई करना है। एसोसिएटिव मैपिंग क्या होती है? हमारे यहाँ पे भैया के साथ ही काम पता नहीं सर, मैंने 3 उन्होंने कहा 2-3 दिन एसोसिएटिव को 2 हम डीपी अरेंज करेंगे आपके लिए, फिर हम कनेक्शन करेंगे। क्या होता है एसोसिएटिव मैपिंग में, वो समझो क्या है। बाकी तो यहाँ पे करीब हम करेंगे, ध्यान से समझना एसोसिएटिव मैपिंग किसको बोलते हैं। मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि आपको इजी में समझ में आ जाए। ठीक है, अब बताता हूँ मैं आपको एसोसिएटिव मैपिंग क्या हो रही है ना। ठीक है, समझना ध्यान रखो। तो यहाँ पे है मान लो 1 2 3 4 और 5, ये एक सेट हो गया ए, सेट हो गया बी, सेट हो गया सी और सेट हो गया डी। 4 सेट है। इधर आपके पास आया है ए बी, या इसको ऐसे कर लो ए ई आई ओ और यू। ठीक, यहाँ पे ले लेते हैं हम कोई नंबर्स ले लेते हैं। यहाँ पे 1 3 5 7 9 2 4 6 8 और 10, ये हमने मैपिंग लिख दी। तो ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है और ये भी एक रिलेशन है। ठीक है, 3 अलग अलग कहानियां हो रही है। अब क्या हो रहा है, समझना मेरी बात। 1 का रिलेशन मैंने बनाया मान लो ई से, 4 का रिलेशन बनाया ए से, 5 का बना दिया मान लो यू से, 2 का बना दिया मान लो आई से, और 3 का बना दिया मान लो यू से। तो ये जो रिलेशन बनाए हैं ए टू बी रिलेशन जिसको बोलते हैं, ये ऐसा, ये एरोस ये डिनोट कर रहे हैं ए टू बी जा रहा है। तो इसे, ये जो एक कनेक्टिविटी है ए की बी में है ना, ए से बी में जो कनेक्टिविटी हुई है इसको बोलेंगे मैपिंग। ये होती है मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक, इसको बोलते हैं मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। अब इसी को अगर मैं बी से ए में बना दूं, उल्टा बना दूं, तो उसको बोल देंगे इनवर्स मैपिंग। तो इनवर्स मैपिंग भी टॉपिक है, उसको समझ लेना।
तो ये हमारे पास हो जाएगी मैपिंग ए टू बी, राइट, ए टू बी मैपिंग हो जाएगी। अब तो मैपिंग क्या होती है वो हमारे माइंड में क्लियर हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैपिंग, दैट्स द क्लियर पॉइंट, राइट। नाउ विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिव मैपिंग। एसोसिएटिव मैपिंग क्या होती है? अभी हमने क्या क्लियर किया, मैपिंग क्या होती है, ऑलरेडी मैं कल डिस्क्राइब कर चुका था, मैंने सिर्फ अभी वापस बताया है कि मैपिंग होती क्या है। मैपिंग होती है ए का बी में कनेक्शन, तो ये जो आपने कनेक्शन को रिप्रेजेंट किया है ये आपके पास मैपिंग है। अरे बात समझ में? लेकिन इनवर्स एसोसिएटिव मैपिंग क्या होती है उसको अब मैं समझाने जा रहा हूँ, तो समझो। मैंने ए की कनेक्टिविटी करी 3 के साथ में, ओ की कनेक्टिविटी कर दी 7 के साथ में, और मैंने करा ई की कनेक्टिविटी को 6 में कर दिया, सी की कनेक्टिविटी को मैंने 2 में कर दिया, और यू की कनेक्टिविटी को मैंने 10 में भी कर दिया, और यू की कनेक्टिविटी को हम लोगों ने जो है 1 में भी कर दिया। ये मेरी कनेक्टिविटी मैंने इस तरीके से अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर दिया। आ रही बात समझ? अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत? अब आप यहाँ पे समझना मेरी बात, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे बी से सी में कनेक्टिविटी है बच्चों, बी से सी में कनेक्टिविटी है, तो उसे बोलेंगे बी टू सी मैपिंग। बी की सी से कनेक्टिविटी है तो इसको बोलेंगे बी टू सी मैपिंग। और बी की डी से कनेक्टिविटी है, बी की डी से कनेक्टिविटी है तो इसको बोलेंगे बी टू डी मैपिंग, है ना। ये हो जाएगा बी टू सी मैपिंग और ये हो जाएगा बी टू डी मैपिंग। दोनों मैपिंग हो गई, बी टू सी और बी टू डी, दो मैपिंग हो गई। और यहाँ पे ए टू बी मैपिंग हो गई। अब ये मैपिंग है तो मेरे पास हो गई, अलग अलग मैपिंग हो गई, लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि एसोसिएटिव मैपिंग क्या होगी। तो एसोसिएटिव मैपिंग का मीनिंग क्या है वो समझो। एसोसिएटिव मैपिंग का मीनिंग ये है, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एसोसिएटिव मैपिंग का मीनिंग है, उसको समझना। यहाँ पे मैं एसोसिएटिव मैपिंग को लिखा हूँ कि वन का रिलेशन किससे है। वन का रिलेशन सबसे पहले गया तो आई ई से है, लेकिन ये रिलेशन कहाँ गया, ई से 6 पे, तो दैट मीन वन इज कनेक्टेड विथ 6। वन इज कनेक्टेड विथ 6। आप समझ रहे हो मेरी बात, वन इज कनेक्टेड विथ 6। ऐसे ही टू का रिलेशन किससे है, टू की मैपिंग किससे है, तो टू गया है आई के पास और आई गया है टू के पास, दैट मीन टू इज कनेक्टेड विथ टू। थ्री का रिलेशन ओ से है और ओ का रिलेशन 7 से है, सो थ्री इज कनेक्टेड विथ 7। फोर का रिलेशन ए से है और ए का रिलेशन 3 से है, दैट मीन 4 इज कनेक्टेड विथ 3। 5 का कनेक्शन यू से है और यू के साइड से दो रिलेशन जा रहे हैं, एक बार जा रहा है यू का 1 से और एक बार जा रहा है 5 का यू और यू का जा रहा है 10 से। तो ये जो हम लोगों ने ए इज रिलेटेड विथ बी था, फिर बी इज रिलेटेड विथ सी था और बी इज रिलेटेड विथ डी था, तो मैंने इस इन रिलेशंस का यूज करके इनके सब पार्ट बनाए, ए इज रिलेटेड विथ सी एंड ए इज रिलेटेड विथ डी। तो ये जो सब पार्ट्स आप बना रहे हो, ये जो मैपिंग बनती है सब पार्ट्स में, ये जो मैपिंग बनी डायरेक्ट के ए से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, इस मैपिंग को बोलते हैं एसोसिएटिव मैपिंग। ये मैपिंग होती है एसोसिएटिव, दिस इज योर एसोसिएटिव मैपिंग। ये एसोसिएटिव मैपिंग है। बताओ ये बात समझ में आ गई कि एसोसिएटिव मैपिंग क्या होती है? अभी आपको क्लियर है तो पूछो, मतलब क्लियर है तो बताओ एसोसिएटिव मैपिंग होती क्या है, ये अब क्लियर है क्या आपके माइंड में कि क्या होती है एसोसिएटिव मैपिंग? सभी के, किसी की भी माइंड में अगर कोई भी छोटा सा क्वेश्चन हो तो आप उसको मेरे से पूछ लीजिए। किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ लो। कोई दिक्कत नहीं किसी को, सभी को क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड।
समझो। हाँ उतार, नोट कर लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट कर लो आराम से, टाइम ले लो अपनी मैंने एसोसिएटिव मैपिंग की डेफिनेशन नहीं लिखी है, आप अपनी लैंग्वेज में इसके डेफिनेशन में लिख लेना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिव मैपिंग। एसोसिएटिव मैपिंग का मीनिंग ही होता है, ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आप क्या करोगे, इसको अगर अलग अलग इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो आपको इसके बारे में कोई ढंग की इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। तो इसीलिए मैंने इसको रिलेशन के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए और आप उसको अच्छे से कर पाओ, समझ रहे हो। इसलिए मैंने इसका पूरा यहाँ पे लिखा है, क्योंकि आपको इंटरनेट पे हर चीज अलग से कनेक्टेड करके बताई गई है और वो आपको कंफ्यूजन से के अलावा कुछ भी नहीं करेगी, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगी। इसलिए मैंने रिलेशन वाला एग्जांपल दिया है, तो गाइज आप सभी नोट कर लेना। और एसोसिएटिव मैपिंग को मैंने इजी वे में समझाया है, आप एक बार इसको पढ़ लेना ढंग से। जो बोल रहा हूँ उस डेफिनेशन को अपनी लैंग्वेज में आप लिख लो जिस तरीके से आपको समझ में आती है। हाँ भाई, धर्माज्ञ बेटा, जैसे नोट हो जाए आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना, तो अपन आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिव मैपिंग हो गई, इनवर्स मैपिंग बता देता हूँ। हाँ धर्माज्ञ, नोट कर ले बेटा, या कर रहे हो? डन, ओके। अब बच्चों समझो, एक हमारे पास आता है, एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है इनवर्स मैपिंग। एक नया टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है इनवर्स मैपिंग। इनवर्स मैपिंग। तो ये इनवर्स मैपिंग क्या होती है समझना। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको समझाया मैपिंग क्या होती है। अगर ए का बी से रिलेशन बनाएंगे तो वो हो जाएगा, ए का बी से रिलेशन बनाएंगे तो वो हो जाएगा मैपिंग, ठीक है। वो हो जाता है मेरे पास मैपिंग, उसे बोलेंगे हम मैपिंग, ठीक है। तो अब आप मेरी बात को समझना अभी ना ध्यान से। ये ए बी सी, या एक काम करो इस पे ऐसा मत लिखो, इसको लिख लो 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई, ठीक है। अभी आपको मान लो कोई रिलेशन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1 कॉमा ए, 2 कॉमा डी, 3 कॉमा सी, 4 कॉमा बी और 5 कॉमा ई, ये ऐसा कोई रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस रिलेशन को क्या शो हो रहा है, अगर सेट ए है उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 है, और सेट बी है उसकी वैल्यू ए बी सी डी और ई है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है, ए इज रिलेटेड विथ बी, मतलब ए का रिलेशन किससे है, बी से। ए का रिलेशन किससे है, बी से है। तो अगर ए को बी से कनेक्ट करता हूं और ए से बी की साइड में एरो बनाता हूं तो इसको बोलेंगे मैपिंग, इसको बोलेंगे मैपिंग। लेकिन मैंने अगर इसका इनवर्स फाइंड किया तो वो क्या हो जाएगा, ए कॉमा 1, डी कॉमा 2, सी कॉमा 3, बी कॉमा 4 और ई कॉमा 5, ये हो जाएगा। अब ये इनवर्स आ गया। अब आप समझो इनवर्स में क्या हुआ है, इनवर्स का मतलब है कि B इज रिलेटेड विथ A। इनवर्स का मतलब क्या है कि अब B A से रिलेट हो गया, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, A B से रिलेटेड है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A B से रिलेटेड है, लेकिन इनवर्स में क्या हो गया, B A से रिलेटेड हो गया। तो अब अगर मैं मैपिंग बनाता हूं ऐसी कि B का रिलेशन A में दिखा रहा हूं,
मतलब अब मैपिंग बनाते हैं आर इनवर्स। तो अब जब आर इनवर्स का रिलेशन बनाया तो क्या बनाया, ए का रिलेशन करा 1 से जो उसमें गिवन है, डी का करा मैंने 2 से, तो ये डी का कर दिया 2 से, सी का कर दिया 3 से, तो ये सी का कर दिया मैंने 3 से, बी का कर दिया मैंने 4 से, और ई का कर दिया मैंने 5 से। ये आ गया। तो इनके जो एरो बन रहे हैं वो एरो कहाँ बन रहे हैं, इसका एरो इधर जा रहा है, ये उल्टे एरो जा रहे हैं, देखो देख रहे हो आप, ये उल्टे एरो जा रहा है ऐसे। अब ये बी से ए में गया, तो ये जो बी से ए में गया है ना इनवर्स, इसको बोलते हैं इनवर्स मैपिंग। दैट मीन इनवर्स ऑफ रिलेशन या इनवर्स ऑफ फंक्शन की अगर आप मैपिंग बनाते हो तो उसे बोलेंगे इनवर्स ऑफ मैपिंग, उसे बोलेंगे इनवर्स ऑफ मैपिंग। तो बताओ अभी इनवर्स ऑफ मैपिंग आप लोगों को क्लियर है या नहीं है? अभी आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया इनवर्स मैपिंग क्या होती है, या कैसे इनवर्स ऑफ मैपिंग को हम लोग ड्रॉ करें? क्लियर? ठीक है, नोट करना है किसी को धर्माज्ञा? धर्माज्ञा बेटा नोट करना है क्या, या मैं हटा दूं उसको, इरेज कर दूं? डन, ओके ग्रेट। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था इनवर्स ऑफ मैपिंग। सिर्फ आपको मैपिंग का मीनिंग समझ में आना चाहिए, तो इनवर्स ऑफ मैपिंग आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। अब इनवर्स ऑफ मैपिंग के बाद में एक छोटा सा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शंस। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन क्या होता है आप समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन में इतना कोई टिपिकल नहीं है चीजें। होता क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन, उसको समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन क्या होता है, देखो एक कोई भी ऐसा फंक्शन, एक कोई भी ऐसा फंक्शन हो जिसमें कि इनपुट दिया जा रहा है, जिसमें कि इनपुट दिया जा रहा है, तो इनपुट देने के बाद अगर 101%, अगर इनपुट देने के बाद 101% उसमें आउटपुट आए, और एक ही आउटपुट आए, क्या बोला मैंने कि जैसे मान लो कोई भी एक फंक्शन है, मान लो कोई भी एक फंक्शन है, कुछ भी दिया हो, तो इस फंक्शन में मैं कोई इनपुट दे रहा हूँ। इनपुट दे रहा हूँ का मतलब है मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो मैं कोई भी वैल्यू रखूं तो इसका कम से कम एक तो पहली बात है रिजल्ट आए। क्या बोला मैंने, कोई भी वैल्यू पुट कर रहा हूं तो सबसे पहले एक तो इसका रिजल्ट आए, और जो रिजल्ट आए ना वो भाई एक ही आए। 1 का मतलब ऐसा नहीं न्यूमेरिक 1 रिजल्ट आए, नहीं इसकी बात नहीं कर रहा मैं, बोल रहा हूँ सिर्फ एक रिजल्ट आए, है ना। ऐसे नहीं कि उस फंक्शन के 2 3 4 रिजल्ट आ जाए, नहीं, इस फंक्शन का एक ही रिजल्ट आए। अगर मैंने एक वैल्यू पुट करी है तो उसका एक रिजल्ट आएगा, यूनिक रिजल्ट। जरूरी नहीं यूनिक आए, 5-6 वैल्यूज के कॉमन रिजल्ट आ सकते हैं, भले आए, लेकिन रिजल्ट एक आना चाहिए, है ना। तो एक ही वो आउटपुट प्रोड्यूस करे, वो आउटपुट कितना दे, मुझे केवल एक आउटपुट दे, एक से ज्यादा आउटपुट ना दे। तो ये जो बात मैंने बोली है, ये जो मेन बात है, ये आपकी किस में काउंट, ये क्या होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी, फंक्शन। वापस समझो फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन का मीनिंग है कि किसी भी दिए गए फंक्शन में अगर कोई भी इनपुट दिया जा रहा है तो उसका एक तो सबसे पहले आउटपुट आना कंपलसरी है, और ज्यादा से ज्यादा मतलब आउटपुट आना चाहिए, और उसमें कितना आउटपुट आना चाहिए, ओनली 1, ओनली 1। सिर्फ और सिर्फ उसमें एक आउटपुट आना चाहिए, एक इनपुट गया है तो एक आउटपुट आएगा, वो कंपलसरी है। तो ये आपके फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक। एग्जाम में अगर आ जाए कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन और आधे 1 मार्क का क्वेश्चन दे देगा, तब आप क्या करेंगे? तो आपको क्या लिखना है, एक छोटी सी उसमें डेफिनेशन लिखनी है। वो छोटी सी डेफिनेशन ये है कि फंक्शन is a relation in which each possible input values lead to exactly one output value. We say the output of is the function of the input. The input value make up the domain and the output make up the range. ये ऑलरेडी हमको पता है कि जो इनपुट देंगे उसको हम डोमेन बोलेंगे, और जो रिजल्ट आउटपुट आएगा दूसरे सेट में उसको हम रेंज बोलेंगे। वी नो द वेरी वेल। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन। आपको ऐसे समझ में आना चाहिए, और लिखने वाली जो चीज है एग्जाम में क्या लिख के आओगे उसको मैंने डेफिनेशन में ऑलरेडी लिख दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन में आपको ये लिख के आना है।
ये तो बात हुई एक छोटी सी डेफिनेशन की, लेकिन मान लो ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का आ गया, 3 मार्क्स का आ गया, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स में ये क्या इतना सही लिख के आऊंगा? नहीं। अगर सिर्फ क्वेश्चन 1 मार्क का आया है तो आपको सिर्फ इतनी डेफिनेशन लिखनी है और वो बात खत्म हो जाएगी। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया है, क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया है, क्वेश्चन बड़ा आया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन में, तो आप उस 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्क्राइब करो। टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद आपको ऑन टू समझाना है, आपको इनटू समझाना है, आपको इनटू ऑन टू, यानी इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव, ये तीनों फंक्शन आपको उसके बाद क्लियर करने हैं। इन इनटू ऑन टू में के साथ में 1 to 1 भी होता है, जिसमें तो आपको इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव तीनों फंक्शन भी समझाने हैं ऑन टू इनटू के साथ में, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, सारी बात समझ में। फिर उसके बाद क्या क्या फंक्शन की वैल्यूज हैं वो हमको नॉर्मल बतानी है। तो क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको रूल बताना होगा, डी मॉर्गन्स बताओ, ये बताओ, वो बताओ, नहीं, वो इसमें नहीं है। इसमें फिर आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्क्राइब करके आना है। और टाइप्स ऑफ फंक्शन में मेन सबसे ज्यादा सारे टाइप मत बता क्या हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनटू, ऑन टू, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, 1 to 1 और बाइजेक्टिव, एटलीस्ट ये चीज आपके पास मेन कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन में आती है। रिलेशनशिप में ये ऑन टू, इनटू, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव नहीं होते हैं, ये फंक्शन वाले पार्ट है, फंक्शन में होना कंपलसरी है, इन उसमें रिलेशन में नहीं है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन में इनको समझाना भी कंपलसरी है अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आता है। और कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन लिखी है, ऑलरेडी आपको समझाया है, सिर्फ आप उतना समझा के आओ, वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो बताओ ये चीज आपके माइंड में बैठी है या नहीं बैठी? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, इसमें कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। सभी को क्लियर है क्या ये चीज, या किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? सभी को, ईच एंड एवरीवन क्लियर है? ठीक है। धर्माकी आपने नोट कर लिया बेटा या नोट करना बाकी है? नोट करना बाकी है क्या, ये कर लिया धर्माकी? डन। आप देखो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई रिकर्जन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकर्जन। आप लोग सी लैंग्वेज में भी पढ़ोगे, मतलब सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिकर्जन होते हैं। रिकर्जन का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ, देखो समझा। रिकर्जन का मतलब क्या होता है वो समझो, ठीक है। रिकर्जन का मीनिंग ये होता है, समझ लो कि ये कोई पॉइंट है, मान लो ये कोई एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट से एक रिजल्ट आया, ये उसका रिजल्ट है। फिर इसी प्रोसेस को दोबारा चलाया गया, फिर तिबारा चला गया, चौथी बार चलाया गया, 5 बार चलाया गया, 6 बार चलाया गया, 7 बार चलाया गया, 8 बार चलाया गया, 9 बार, मतलब इस प्रोसेस को हम बार बार चला रहे हैं, हम इस प्रोसेस को बार बार चला रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस बार बार चलाते हैं उसको डालते हैं लूप में। एक ही चीज को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम कोडिंग में अलग अलग स्टेटमेंट्स नहीं लिखते बार बार, हम लोग एक लूप में डाल देते हैं एक स्टेटमेंट को, जिससे कि रिडंडेंसी डिक्रीज हो जाती है और वो बार बार चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। तो कोई भी चीज अगर ऑटोमेटिकली बार बार चलनी है, सेम लाइन को एग्जीक्यूट कराना है, तो उसको लूप में डालते हैं। और रिकर्जन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो कि बार बार खुद को कॉल करे जा रहा है, खुद ही को बार बार एग्जीक्यूट किए जा रहा है, वो आपके पास रिकर्जन होता है। एक ऐसा फंक्शन जो बार बार खुद को कॉल किए जा रहा है, मतलब एक बार ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, इसके अंदर जो भी लाइन लिखी है, उसके बाद दोबारा से यही चीज एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद दोबारा से यही चीज एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद चौथी बार
5th टाइम, 6th टाइम, 7th टाइम, 8th टाइम, मतलब जब तक मैं चाहता हूं तब तक ये चीज एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब जब तक मेरे को बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा है तब तक ये चीज एग्जीक्यूट हो रही है। तो अगर ये चीज बार बार एग्जीक्यूट हो जा रही है तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिकर्जन। और क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन खुद को बार बार कॉल कर रहा है इसलिए उसको बोलते हैं रिकर्जन इन फंक्शन, उसको बोलते हैं रिकर्जन इन फंक्शन। तो अभी आप सभी को रिकर्जन क्लियर हुआ है क्या? रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन वापस समझा रहा हूं, एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा फंक्शन जो बार बार खुद को ही कॉल कर रहा है, खुद ही को एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट इज द रिकर्जन। मतलब वन का रिलेशन टू से है तो बार बार वन का टू से, 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 इस तरीके से रिलेशन बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिकर्जन फंक्शन या रिलेशनशिप। अभी आपको ये चीज क्लियर है क्या माइंड में, ये बताओ। इसमें किसी को डाउट है क्या? किसी को भी कोई डाउट है तो पहले वो क्लियर कर लो कि भाई रिकर्जन में किसी को कोई डाउट है किसी को? रिकर्जन, इसको रिकर्सिव भी हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, रिकर्सिव भी इसको बोलते हैं। कोई डाउट है? नहीं, ये लो, ये आपका रिकर्जन है, ठीक है, ये डेफिनेशन है, नोट कर लो उसको फटाफट। हाँ, ये अब डेफिनेशन लिख ली क्या धर्माज्ञा? और बाकी सबको क्लियर है क्या भाई? हम्म। हाँ, नोट कर लो, जब नोट हो जाए तो मेरे को बता देना। पहले नोट कर लो, नोट हो जाए तो मेरे को बता देना। दिस इज योर रिकर्सिव। होता क्या है रिकर्सिव वो मैं समझा चुका हूँ, होता क्या है रिकर्सिव वो मैं समझा चुका हूँ। हाँ धर्माज्ञा, नोट हो गया बेटा? ओके ग्रेट। ये हुआ आपका रिकर्जन, जिसको आप रिकर्सिव भी बोल रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है, एक छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है लीनियर रिकर्जन या लीनियर रिकर्सिव फंक्शंस। तो लीनियर रिकर्सिव और लीनियर रिकर्सिव या रिकरेंस फंक्शन, इसका मीनिंग होता क्या है वो समझना ध्यान से। भाई रिकर्सिव या रिकर्जन का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया कि एक ऐसा फंक्शन या एक ऐसा रिलेशन जो बार बार खुद को ही कॉल करे, खुद को ही एग्जीक्यूट करता जाए, खुद को ही एग्जीक्यूट करता जाए, खुद को ही कॉल करता जाए, तो उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव या रिकर्जन। लेकिन लीनियर रिकर्जन का मीनिंग यहाँ पे जो है वो क्या है? लीनियर रिकर्जन या लीनियर रिकर्सिव फंक्शन का मीनिंग यहाँ पे है इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। मतलब ए की वैल्यू अगर 1 2 3 है और बी की वैल्यू 1 2 3, ए की वैल्यू 1 2 3, बी की वैल्यू 1 2 3। अगर दोनों की वैल्यू 1 2 3 1 2 3 है
ए की वैल्यू 1 2 3, बी की वैल्यू 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्या हुआ, सेट ए इज इक्वल टू सेट। अब सेट ए का बी में रिलेशन हो या फंक्शन हो, या बी का ए में रिलेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए इज कनेक्टेड विथ बी या बी इज कनेक्टेड विथ ए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए का बी से रिलेशन हो या बी का ए से रिलेशन हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझ में? अब क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और अब इन दोनों के रिलेशन में अगर रिकर्जन आ जाए, इन दोनों के रिलेशन में अगर रिकर्जन आ जाए, तो इस रिकर्जन को हम बोलेंगे लीनियर रिकर्जन। इसको बोलेंगे लीनियर रिकर्जन। क्यों? क्योंकि सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। क्योंकि सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। तो याद रखो, अगर रिकर्जन या रिकर्सिव रिलेशनशिप सेट ए और बी में अप्लाई होता है, सेट ए और बी में अप्लाई होता है, जहां पे ए और बी दोनों इक्वल होते हैं, और सेट ए और बी दोनों इक्वल होते हैं, तो उस रिलेशन को कहते हैं लीनियर रिकर्जन। उसको कहते हैं लीनियर रिकर्जन। पहली बात। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी है कि अभी तो रिलेशन या फंक्शन इस फॉर्म में दे रखा है, लेकिन मान लो ये ऐसा दिया हुआ हो एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे x प्लस 2/3 हो, फॉर ऑल द वैल्यूज कुछ भी लिखा हो, ऐसा ही बी लिखा हो। तो बच्चों याद रखना, ये जो चीज होगी, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन दिया होगा वेरिएबल फॉर्मेट में, इसकी हमेशा मैक्सिमम डिग्री, इसकी हमेशा मैक्सिमम डिग्री 1 होनी चाहिए। क्योंकि अगर इसकी मैक्सिमम डिग्री 1 होगी, या पावर जो है मैक्सिमम डिग्री का मतलब पावर, इसकी अगर पावर 1 होगी, तो ही वो रिलेशन, जो फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन होगा, और उनके बीच में बनने वाला रिकर्जन भी क्या होगा, लीनियर रिकर्जन होगा। अगर इसकी पावर 1 से ज्यादा हो गई तो वो लीनियर रिकर्जन नहीं। और अगर ऐसा रोस्टर फॉर्मेट पे दिया है, ये रोस्टर फॉर्मेट पे दिया, जब तो कोई टेंशन ही नहीं है, जब तो बस ये दोनों इक्वल होने चाहिए और बात खत्म। लेकिन रोस्टर फॉर्म में ना देके वेरिएबल फॉर्मेट में दे दिया है, तो वेरिएबल फॉर्मेट में ये ध्यान रखना है कि जो दिया गया फंक्शन है ये लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब होता है इस पूरे की मैक्सिमम डिग्री 1 होनी चाहिए। मैक्सिमम डिग्री 1 है, मतलब अब अगर ये रिकर्सिव रिलेशनशिप को फॉलो करता है, तो ऐसे रिकर्सिव को बोलेंगे लीनियर रिकर्जन। अभी आप लोगों को लीनियर रिकर्जन क्लियर है क्या, ये बताओ सभी। लीनियर रिकर्जन क्लियर है या नहीं है? यस और नो? क्लियर। तो आप नोट भी कर लो। आप नोट करके मेरे को फटाफट इन्फॉर्म कर दो धर्माज्ञा, तो हम लोग आगे की बात करें। हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है, नॉन होमोजेनियस रिलेशन। उसके बाद हमारा ये जो यूनिट है, थर्ड यूनिट, नॉट थर्ड यूनिट, जो ये हमारी फोर्थ यूनिट है, ये ओवर हो जाएगी। डन? ठीक है। तो अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है नॉन होमोजेनियस रिलेशनशिप। नॉन होमोजीनियस रिलेशन क्या होता है, उसके लिए पहले मेरे को होमोजीनियस समझना बहुत जरूरी है। नॉन होमोजीनियस क्या होता है, उसके लिए मुझे होमोजीनियस समझना बहुत जरूरी होता है। तो एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें जो भी फंक्शन दिया गया है, जिसमें जो भी फंक्शन दिया गया है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एक रिलेशन आर दिया गया है, एक्स कॉमा वाई, मेरे को बोला एक्स प्लस वाई डिविजिबल बाय 2 for all the values of x comma y belongs to natural number and x is always less than equal to y, ऐसा कुछ मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे भी x की पावर 1 है, मतलब ऐसी कितनी भी टर्म्स दे रखी हो, अगर उनमें x, जो हर टर्म है उनकी डिग्री, उनकी पावर अगर सेम है हर टर्म में, तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस। और ऐसे रिलेशन को बोलेंगे होमोजीनियस रिलेशन। एक और समझो,
r इज इक्वल टू दिया है x कॉमा वाई, और आपको बोल दिया है यहाँ पे 2xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर for all the values of x comma y is belongs to whole number and x is always greater than y, ऐसा कुछ दे दिया। तो यहाँ पे देखो x की मैक्सिमम डिग्री 2 है, y की डिग्री 2 है, तो यहाँ पे दोनों पे पावर 2 2 है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, लेकिन 1 मिलके यहाँ पे पावर हो गई है 2, तो इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, तीनों की पावर 2 2 है। तो तीनों की पावर 2 है, तीनों की पावर सेम हो गई है, 2 3 4 5 कुछ भी हो, बस सेम होनी चाहिए। अगर सारे उसमें पार्ट में पावर सेम है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप होमोजीनियस रिलेशनशिप। ये कौन सा है? होमोजीनियस, होमोजीनियस रिलेशनशिप, होमोजीनियस रिलेशनशिप। तो होमोजीनियस रिलेशनशिप है अगर पावर सेम है तो इसका मतलब आपने क्या समझा? जिसकी पावर सेम नहीं होगी वो क्या होगा? नॉन होमोजीनियस होगा। जिसकी पावर सेम नहीं होगी वो क्या होगा? नॉन होमोजीनियस होगा। तो नॉन होमोजीनियस के भैया दो सॉल्यूशन होते हैं, हमेशा याद रखो। एक मिनट, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। अब नॉन होमोजीनियस जो होता है, इसके हमेशा दो सॉल्यूशन होते हैं। नॉन होमोजीनियस वाले के दो सॉल्यूशन होते हैं। कैसे? मान लो एग्जाम्पल के लिए एक रिलेशन है x कॉमा वाई, इसमें दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 3 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ऑलवेज लेस देन 2y। अगर इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, दो पार्ट में इसके सॉल्यूशन आएगा। एक तो पार्ट आएगा जिसको हम बोलेंगे फिक्स्ड सॉल्यूशन, जिसको बोलेंगे फिक्स्ड सॉल्यूशन। और अब फिक्स्ड सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब जो तो आना ही आना है। फिक्स्ड सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो तो आना ही आना है, कंपलसरी है, फिक्स्ड है। और एक सॉल्यूशन आएगा जो कि एसोसिएटेड होगा, एक सॉल्यूशन आएगा जो कि एसोसिएटेड होगा, वो डिपेंडेंट है। और एसोसिएटेड क्या होता है ये मैंने आपको समझाया, एसोसिएटेड का मीनिंग क्या। तो एक सॉल्यूशन एसोसिएटेड होगा और दूसरा फिक्स्ड सॉल्यूशन होगा जिसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोल रहे हैं। तो ये आपका है नॉन होमोजीनियस रिलेशन। ऐसे रिलेशन को बोलेंगे जिसके दो रिजल्ट आते हैं, एक एसोसिएटेड हो दूसरा फिक्स्ड हो, तो उसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस रिलेशनशिप। तो बताओ आप सभी को नॉन होमोजीनियस रिलेशनशिप क्लियर है क्या भाई? या इसमें कोई डाउट है? क्लियर है या डाउट है भाई? दोनों में डिफरेंस ये है कि नॉन होमोजीनियस में जो हर टर्म की जो पावर है, डिग्री है, वो सेम नहीं होगी, और होमोजीनियस में हर टर्म की डिग्री सेम होगी। अगर हर टर्म की डिग्री सेम है तो उसका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा, और डिग्री अलग अलग है तो इनके रिलेशन में जो रिलेशन आंसर आएगा उसमें एक आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा और दूसरा आंसर फिक्स्ड आएगा। ये डिफरेंस है दोनों। तो हमारे सिलेबस में नॉन होमोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। लेकिन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस पढ़ने के लिए पहले होमोजीनियस समझाना जरूरी है। फिक्स सॉल्यूशन है ऐसा, ओके, ये ग्रेट क्वेश्चन है। देखो x की दो वैल्यू आई है, एक आई है 2/5 और दूसरी आ गई है 1/3। तो 2/5 तो 0.4 हो गया, ये फिक्स सॉल्यूशन हो गया। लेकिन 1.3 0.3333 अप टू सो ऑन है, ये एसोसिएटेड सॉल्यूशन। इसको बोलेंगे फिक्स्ड और इसको बोलेंगे एसोसिएटेड। ठीक है, अभी समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, अब आप नोट कर लीजिए भाई बच्चों, नोट कर लीजिए। और अब कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, है ना? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए और नोट कर लीजिए। ये हमारे फोर्थ यूनिट ओवर हो गई है। अब हमारी फोर्थ यूनिट पूरी ओवर हो गई है आज। ठीक है, अब हम लोग कल से जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मैथ्स की, उसमें हम प्रपोजिशन स्टार्ट करें। कर लिया धर्मा क्या? ओके, ये अच्छा हो। चलिए।